Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। क्या हाल चाल आप लोगों के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग एकदम फिट है, एकदम फाइन है और एकदम हेल्दी है अपने घरों के अंदर। एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राहुल। मेरे साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए साइंस के नए नए कॉन्सेप्ट्स। और स्टार्ट करते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर आपको याद हो तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन कराया था आप लोगों को। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब के बारे में बताया था, जिसमें मेन हमारा टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस एज पर द 10th क्लास ऑफ साइंस, राइट। अब इसके बाद हम लोग को इसमें क्या है, जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों, वो स्टार्ट हो रहा है ओम्स लॉ से, राइट। ओम्स लॉ के अंदर हमें 3 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, वी की, आई की और आर की। तो हमें वी के बारे में तो पता लग गया। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो एक बात समझो। जब कभी भी 2 चार्ज बॉडीज होती हैं, लाइक एक चार्ज बॉडी ये है और एक चार्ज बॉडी ये है, तो अगर मैं इसको किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, जो चार्ज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एक तरह समझ लो चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। कहां से, हायर पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ। तो यही चार्ज का फ्लो, कितने चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो होते हैं, इसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर मैं इसको डिफाइन करूं इलेक्ट्रिक करंट को, कैसे कर सकता हूं, इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और फ्लो ऑफ चार्जेस में बेसिकली मतलब क्या है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, राइट। तो क्या हो गया फॉर्मूला डेफिनेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं बेटा आई से, फ्लो ऑफ चार्जेस को क्यू से और टाइम को टी से। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या बोला मैंने, कितने चार्ज, आपको पता है ना कि एटम के अंदर या किसी पार्टिकल में चार्जेस होते हैं, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो कितने टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज टहल रहा है एक हायर पोटेंशियल रीजन से लेस पोटेंशियल रीजन की तरफ, और कब तक फ्लो होता है बेटा, जब तक ये पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। समझ रहे हो, एक 20 वोल्ट का रीजन है, एक 10 वोल्ट का रीजन है, तो जब तक दोनों बिल्कुल बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक चार्ज क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है बेटा, ये होता है एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर बोलते हैं, राइट। अब इस फॉर्मूले में जरा पुट करो, आई की वैल्यू को पुट कर रहा हूं 1 एम्पियर, राइट। कूलम की क्या होती है, वो सॉरी करंट, इसकी चार्जेस क्या होती है बेटा, कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, राइट। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से क्या हो गई, जब कभी भी एक कूलम ऑफ चार्ज, जब कभी भी एक कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के अंदर ट्रैवल करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी 10th क्लास टर्म 2 के अंदर, आप लोगों से बोर्ड में डेफिनेशन पूछी जाएगी क्या होता है। तो क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब जरा इस बताओ समझ आई कि नहीं आई बात, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ आया कि नहीं आया। और जरा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके अलावा मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, एक चीज और, हम इसको मेजर कैसे करेंगे भाई, इसको मेजर करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लोग जैसे वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए था, वैसे इसको मेजर करने के लिए इट इज मेजर्ड
बाय डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एमीटर बोलते हैं, राइट। तो एमीटर से इसको नापा जाता है, और एमीटर किसी भी सीरीज के अंदर, मतलब हम लोग जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते थे, तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर इसको कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट का क्या कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। तो जरा एक बार फटाफट से देख लेते हैं, इसको निकाल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, आई होप आपने उतार लिया होगा इसको, तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक बार आपको निकाल के दिखाता हूं। लेट से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको सपोज करो टाइम दे रखा है 20 मिनट्स, ठीक है, आपको टाइम दे रखा है 20 मिनट्स, और लेट से आपको या ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर in 20 minutes. Find the charge. राइट, कैसे करेंगे बेटा बताओ। यहां पे देखो आपको क्या क्या चीज दे रखी है, एक आपको आई दे रखा है, एक आपको टी दे रखा है, यानी आपसे पूछा गया है चार्ज, यानी क्यू पूछा गया है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से क्यू का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आई मल्टीप्लाई बाई टी। लेकिन जो भी हम लोग जब फिजिक्स सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो जरूरी है उसके अंदर क्या चीज, उसके अंदर जरूरी है हर चीज का उसकी एसआई यूनिट में होना, राइट। तो यहां पे एम्पेयर जो आई है बच्चों मेरे को, वो तो मुझे 0.25 एम्पेयर दे रखा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट डाल दो। लेकिन अगर आपकी निगाह पड़ रही है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। यहां क्या दे रखा है, मिनट, तो डरते थोड़ी हम लोग, क्या हो गया फिर 20 मिनट्स दे रखा है, कर दो इसको सेकंड में, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो गया भाई, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया हमारा 1200 सेकंड। बस हमारे अस्त्र और शस्त्र तैयार हो गए न्यूमेरिकल करने के लिए। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1200, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 कर देते हैं, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 25 इंटू 12 रह गया, 12 5 60 होता है, 12 2 24, 6 ऐड करोगे तो 30, यानी कि 300 कूलम। तुम्हारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 300 कूलम। तो इस तरीके से आप I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और आप तीनों में से 2 वैल्यूज गिवन दे रखी होंगी, बस ध्यान रखना कि वो वैल्यू किसमें हो, एसआई यूनिट के अंदर, राइट। तो वो वैल्यू एसआई यूनिट के अंदर, आप उसको बड़े आराम से उनमें वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो जरा इसको नोट करिए, इसको समझिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब बच्चों देखो क्या होता है, अब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। आप सब एक बात समझो, ये एक लेड से मेटल है, ठीक है, मैंने इसके अक्रॉस क्या करा, एक बैटरी लगा दी। बैटरी के अंदर जो बड़ा वाला साइड होता है बेटा पॉजिटिव होता है, रियल साइड नेगेटिव होता है, राइट। इस तरीके से बैटरी लगा दी यहां पे, ठीक, ये सेल लगा दिया, बहुत सारी बैटरी होंगी तो उसको सेल बोल देंगे हम, ठीक है। तो यहां पे ये चीज हो गया। अब जब तक इसको मैंने ऐसे कनेक्ट नहीं कर रखा है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। रैंडम डायरेक्शन मतलब बिल्कुल कहीं भी, ऐसे समझो कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना कहीं भी घूम रहे हैं, एक पिकनिक पे जा रहे हैं, पिकनिक पे अपना घूम रहे हैं, मस्त है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, और खूब शैतानी कर रहे हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, उस स्कूल का प्रिंसिपल आ गया एकदम ऐसे, हाँ भाई बच्चों सब लाइन में आओ, सारे बच्चे एकदम क्या हो जाएंगे, एकदम अटेंशन पोजीशन में, बिल्कुल लाइन में आ गए। तो वही सेम अभी यहाँ पे क्या है कि अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी घूम रहे हैं, एकदम ऐसे ऐसे कहीं भी जहां मन का वहां घूमे जा रहे हैं। लेकिन तब तक आ गया प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल ने बोला भाई जल्दी से बच्चों सब लाइन में हो, तो क्या होगा बच्चों, अब इसके बाद जैसे ही सेकंड सिचुएशन में ये जो वायर है, ये वायर को अगर आप क्या करोगे, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट कर दोगे दोनों एंड्स पे, या किसी बैटरी से कनेक्ट कर दोगे आप इसको, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये साइड है पॉजिटिव है, ये वाली साइड है नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो खुद नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज। अब बैटरी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो मैंने आपको क्या बताया था चार्जेस की प्रॉपर्टी, याद करो कि नेगेटिव नेगेटिव यानी कि लाइट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, एंड लाइट क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव,
इधर वाला जो चार्ज है बैटरी का वो भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, यहां से नेगेटिव वाले से क्या करेगा, दूर भागेगा। तो इसीलिए अब जो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में आ जाएंगे लाइक दिस। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे कहां से आ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट का जो फ्लो होता है वो उसके अपोजिट होता है। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना बच्चों। चाहे तो जाके बादाम खा के आ जाओ, अभी तुरंत दूध पी के आ जाओ, लेकिन इस चीज को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो कि जो करंट का फ्लो होता है इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करे बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो देयरफॉर करंट कहां से फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव से, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं ना नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फ्रॉम वो क्या करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान रखना इस चीज को, करंट कहां से कहां जाएगा बच्चों, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं करंट उसकी उल्टी दिशा में जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई बताओ, क्या आप सब बच्चों को इतनी बात समझ आई है कि कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट क्या है, राइट। प्लीज ध्यान से दोबारा समझ लो, जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है करंट उसके उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट कहां आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। जरा फटाफट से उतारो इसको, फटाफट से। एक हम लोगों ने पढ़ा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, राइट, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है करंट के बारे में। और इसी के साथ इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद हम लोग का एक नया टॉपिक, जहां से आपका इस टर्म का बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं जहां से स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना, अपन बताएगा तुमको क्या होता है ओम्स लॉ। तो जरा समझते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, देखो हम लोगों ने वी के बारे में पढ़ा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने करंट के बारे में ही पढ़ा, राइट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्या बोला मैंने, रूम टेम्परेचर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ओम्स ने क्या करा था, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये देखा कि जिस हिसाब से वो वैल्यू बढ़ा रहे हैं वी की, यानी जिस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं करंट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। या फिर जो करंट, अगर वो करंट को बढ़ा रहे हैं कि सर्किट के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ आया, नहीं आया, चलो कोई बात, दोबारा समझते हैं। इन्होंने क्या कहा, बहुत सिंपल सी बात, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग in a circuit is directly proportional to potential difference across its end। यानी एक वायर है जो सर्किट के अंदर लगा हुआ है, तो अगर उसमें जिस हिसाब से करंट को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। देखो इस टर्म का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको तो बहुत अच्छे से पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो जरा आप समझ लो। देखो बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरे की वैल्यू बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बात समझो, अगर मेरे को 1 किलोमीटर जाना है तो मैं 1 घंटे का टाइम ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना है, मैं 1 घंटे का टाइम ले रहा हूं। अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना है, टाइम मेरा क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा ही ना। 4 किलोमीटर जाना है, टाइम बढ़ेगा, यानी जब मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरा टाइम बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़े। तो इन्होंने क्या देखा, ओम्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा कि जब इन्होंने करंट को बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा, या फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस इज आवर ओम्स लॉ, ठीक है। अब जरा इसको समझो, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं,
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्या फर्क पड़ा भाई, करंट बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ा, मतलब तो एक ही है ना। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, एक बात को समझो ध्यान से, जब कभी भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब कभी भी ये साइन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी दुनिया में देख लो, जब ये साइन हटेगा तो यहां पर इक्वल टू आएगा, यानी V इज इक्वल टू I, और साथ साथ ये कांस्टेंट भी लेके आता है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हो, ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम में K की वैल्यू आई थी, राइट। तो जहां जहां पे जब ये साइन हटता है तो कांस्टेंट वैल्यू भी आती है। तो यहां पर इस इक्वेशन में जब मैं इसको हटाऊंगा, V इज इक्वल टू I लिखूंगा, तो यहां पे जो एक कांस्टेंट आएगा वो होगा R, ठीक है, ये क्या होगा बेटा R। और इसी को हम ओम्स लॉ की इक्वेशन कहते हैं, जहां पे V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, और R का मतलब है रेजिस्टेंस। सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है बताऊंगा ना, सब्र रखो ना, पहले जरा इतना उतारो ना। चलो उतार लिया, समझ आ गया ओम्स लॉ क्या है, वेरी इजी, सिंपल सी बात। क्या इन्होंने बोला, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो भैया करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दोगे तो करंट कम हो जाएगा। इक्वेशन बनी V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है, दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लो। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट, और R का मतलब रेजिस्टेंस। तो ये पढ़ रखा है हम लोगों ने, ये पढ़ रखा है, जरा सा इसके बारे में पढ़ा दूं, तो बिल्कुल पढ़ाने जा रहा हूं। तो आई होप आप सबने इसको उतार लिया होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे अवरोधक। अरे सर अवरोधक क्या होता है, ये रेजिस्टेंस तो फिर भी समझ आया था, अवरोधक क्या बोल दिया आपने, मेरे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ना। हाँ तो सुनो मेरी बात, यहां पर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस मतलब मान लो सपोज करो, आप लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स सुना होगा ना, अपोजिंग फोर्स होता है। तो ऐसे ही कोई वायर के अंदर करंट मस्त तरीके से चल रहा है, फ्लो चार्ज का हो रहा है, लेकिन एक फैक्टर आ गया उसको रोकने वाला, उसको अपोज करने वाला, समझ रहे हो। यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, एक अपोजिंग फैक्टर है, एक अपोजिंग फोर्स है, जो फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा है, जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। यानी एक तरह से इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। तो इसका सर यूज क्या है, तो बेटा इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। क्या है चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग जरा पढ़ लेते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं क्या है। ये एक तरह का, इट इज एन अपोजिंग फैक्टर which opposes the flow of current in conductor। कंडक्टर के अंदर ये बहुत कम होता है तो करंट का फ्लो होता है। वहीं पे एक इंसुलेटर्स नाम की चीज होती है जिसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी सिंपल सी बात क्या है, अगर किसी सर्किट के अंदर, अगर किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है, राइट। इसीलिए ठीक है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या पढ़ा ओम्स लॉ से, देखो आप लोगों ने ओम्स लॉ से पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V अपॉन में I। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया बच्चों। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो बेटा ऐसे होती है, देखो इसको हम लोग कहते हैं ओम, ओम OHM ओम। और उसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इस तरीके से, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे कर दो, राइट। यानी जैसे पाई बनाते हैं ना कुछ लोग, पाई में इधर लगा दो एक टांग इधर लगा दो, इसको बन जाएगा आपका, पाई में ऊपर मत लगाना टांग बस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओम। तो SI यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी ओम होती है, राइट। इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम, OHM। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, जैसे पहले करते हैं, कोई डरते हैं क्या हम, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर। यानी किसी सर्किट में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पेयर का फ्लो हो रहा होगा, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, बिल्कुल सही 1 ओम का होगा मेरे प्यारे प्यारे लाडलो। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से जरा देखो, एनालाइज करो इस फॉर्मूले को, सोचो।
तो आपको ये समझ आएगा कि यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, वी यानी पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सर इनवर्सली का मतलब क्या मेरे प्यारे गुलगुलों? अभी मैंने डायरेक्टली आपको बताया ना कि एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, डायरेक्टली है, लेकिन एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली। जैसे स्पीड और टाइम, अगर आप तेजी से भागोगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर आप धीरे 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 धीमे 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 करके जा रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा किसी डिस्टेंस के लिए, राइट। तो ऐसे यहां पर है, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये भी बच्चों दो कंक्लूजन है, इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मैं तो यहां लिख देता हूं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ करंट इंक्रीज देन रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या इतनी बात ओम्स लॉ के साथ से रेजिस्टेंस वाली बात क्या बच्चों समझ आई आप लोगों को? जरा इसको नोट करिए फटाफट से। तो अब जरा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग, VIR यानी ओम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। देखो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने आपको बोला इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ वायर, between two ends of wire is 10 volt and current is 2 ampere, find resistance। क्या करना है आपको? रेजिस्टेंस निकालना है। तो जरा देखो आपका फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला V बाय आई होता है। V कितना है बेटा? 10 वोल्ट। करंट कितना है? 2 एम्पेयर। क्रॉस कर दो, कितना आ जाएगा? 5। तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम। सो इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ले लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर from 220 volt supply, find the electric current if same device is connected to 110 volt। क्वेश्चन समझो, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट ड्रॉ कर रहा है 3.4 एम्पेयर का 220 वोल्ट से। तो अगर इसी को हम 110 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, 110 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो यहां पे मेरे बहुत बहुत होशियार बच्चे, कुछ बच्चे यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि सर 220 के लिए इतना तो 110 के लिए इसका आधा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये मेथड मत करना, यूनिटरी मेथड अप्लाई मत करना। आप सबने फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं, आप सबको मैंने सारी चीज समझाई है, तो प्लीज उनका इस्तेमाल करना। अब एक चीज ध्यान रखो, किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, और याद है वो कांस्टेंट क्या है? अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था ओम्स लॉ के अंदर कि जब V और I का हटता है तो साथ में एक कांस्टेंट आता है, वो होता है R, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप V की वैल्यू चेंज कर सकते हो, I की वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, समझ आ गया होगा, तो मैं इसको यहां से डालता हूं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं बेटा, ये आता है ओम्स लॉ का ग्राफ, जो मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, जरा इसको भी समझ लो। ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एक तरफ होता है आपका V, एक तरफ होता है I, यानी करंट और पोटेंशियल, और इसका ग्राफ ऐसे आता है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसकी वैल्यू आपको हर एक V और I के लिए आपको उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम मिलेगी, राइट। ये जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की वो सेम मिलेगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से अगर मेरा V है आपका 5 वोल्ट और I है आपका लेट से कि 10 एम्पेयर, ठीक है। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया? V बाय I। देखो ध्यान से समझना, R का फॉर्मूला क्या हो गया? V बाय I।
तो ये हो जाएगा 5/10 यानी कि 0.5, राइट। सिमिलरली अगर इसी ग्राफ को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आपको V की वैल्यू मिल रही है लेट से 10 और I की वैल्यू मिल रही है 20 एम्पेयर, तो आप यहां पे R की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा बेटा 10/20, यानी यहां पे भी कितनी आ रही है 0.5। तो यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। तो यहां पे भी हम इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं गिवन वैल्यू से, मेरे को I की वैल्यू दे रखी है, मेरे को V की वैल्यू दे रखी है, मैं इससे R निकाल लूंगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू व्हाट, V/I। V कितना दे रखा है बेटा 220 वोल्ट, और ये आपको दे रखा है 3.4। काटते हैं इसको, 110 और ये हो जाएगा 1.7। पॉइंट हटा के मैं ऊपर लिख देता हूं, तो यहाँ पे R कितना आ गया बेटा, R आ गया मेरा 1100 अपॉन में 17 ओम। अब बहुत बच्चे इसको कट कर देंगे, जो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है ना मेरे प्यारे प्यारे लाडले, वो इसको यहाँ पे कट कर देंगे। देखो आप लोग मैथमेटिक्स में होशियार हो, मैं नहीं हूं, तो भैया मैं तो ऐसे ही रहने दूंगा। मैं इसको जितना सिंप्लीफाई होगा, और आप लोग भी ट्राई करना जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना ही सिंप्लीफाई इसको करना, ठीक है। तो R की वैल्यू यही रहने देते हैं। अब क्या होगा, अगली वैल्यू के लिए मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने क्या बोला बेटा, R कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर सेकंड पार्ट जो मेरे से पूछा गया है, फॉर सेकंड पार्ट जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, जिसमें मुझे क्या करना है, I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहां पे V की वैल्यू तो 110 हो गई, समझ गए बात को, और आपके R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100/17 ओम। I का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, तो V का फॉर्मूला IR, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा V/R, राइट। V कितना है समझ गए, R कितना है 111 एंड 2 में मैं 17 कर दूंगा, तो ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 11 से 10 कट गया, ये आपका आ गया 17/10, यानी फाइनल वैल्यू जो आपकी आई की आई है कितनी आई है बेटा, वो आई है 1.7 एम्पेयर। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप लोग की एनसीईआरटी में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको ट्राई करिए, उसको समझिए, राइट, उसको समझने की कोशिश करिए, और इस तरीके से आप ओम्स लॉ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और बस इसी तरीके से मुझे आप लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वो दोस्त जो अभी भी ट्यूशन वगैरह नहीं ले पाया, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज उन दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना मेरी वीडियो को बच्चों, ताकि वो इसका जो है फायदा उठा सके, वो इसका जो है प्रॉफिट ले सके, राइट। तब तक अपना ध्यान रखिए मेरे प्यारे लाडलों, और अगली क्लास में हम लोग फैक्टर्स पे बात करेंगे, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन पे बात करेंगे, और रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन, राइट। तब बाकी सब चीजें नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।